नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बारे में। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बारे में। बड़े जोश और जुनून के साथ इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। संपूर्ण जानकारी को अपने टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत रोचकपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, बड़े जोश और जुनून के साथ अपने इस सेशन का आगाज करते हैं। आप भी प्रफुल्लित रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लगातार और तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं का सिलसिला है वो जारी अब होने वाला है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, काफी प्रकार की कई वैकेंसियां आने वाली है अलग अलग विभागों में। तो दोस्तों, तैयारी को मजबूत रखिएगा, लगातार अध्ययन करते रहिएगा। और आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। अपने प्रथम पृष्ठ पर क्या विशेष है कि उन्हें प्रथम पृष्ठ पर लाया गया है, उन्हें मुख्य पेज पर जगह दी गई है। तो आइए जानते हैं कौन है वो प्रथम पृष्ठ पर इस बार अंकित हुए हैं। तो आलोक शुक्ला जी किस लिए हैं, तो उसके बारे में अपने विस्तृत जानकारी अर्जित करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं कि आलोक शुक्ला जी ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के दोस्तों? छत्तीसगढ़ के पर्यावरण प्रेमी हैं, अत्यधिक इन्हें लगाव है पर्यावरण से। और एक छत्तीसगढ़ में जंगल है हंसदेव नाम का। किस नाम का? हंसदेव नाम का जंगल है और जैव विविधतापूर्ण यह क्षेत्र है। और उस जंगल को बचाने के लिए इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है उसमें। और इन्हीं अमूल्य योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। दोस्तों, यह जो अवार्ड है गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, यह दोस्तों प्रत्येक महाद्वीप, कुल कितने महाद्वीप है? अपने 7 महाद्वीप है। प्रत्येक महाद्वीप में एक सदस्य को यह अवार्ड दिया जाता है जो पर्यावरण प्रेमी होता है, उसके अमूल्य योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसी प्रकार दोस्तों, यह अवार्ड अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कब? 29 अप्रैल 2024 को। कब? 29 अप्रैल 2024 को। वहां पर आलोक शुक्ला जी को हंसदेव अरण्य जंगल बचाओ के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलोक शुक्ला जी को यह अवार्ड छत्तीसगढ़ में 4.45 लाख एकड़ में फैले जैव विविधता वाले समृद्ध जंगल को बचाने के लिए दिया गया है। हंसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ का फेफड़े भी कहा जाते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के फेफड़े को बचाया है, इसलिए इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये था अपने लिए विशेष, जिसके बारे में जाना। अब अपने रुख करते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की ओर और अपने पहले बिंदु का आगाज करते हैं कि भारत ने फिलीपींस को निर्यात की ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए दोस्तों, विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत भी ऐसा देश बन रहा है कि हम भी हथियारों को बेचने में सक्षम हो रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल, अपनी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को इन्होंने बेचा है, निर्यात किया है। किसे दोस्तों? तो फिलीपींस को। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, तो फिलीपींस को। पहला प्रश्न तो आपको यही ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ये डील हुई थी, ये जनवरी 2022 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो जनवरी 2022 में यह डील हुई थी। लेकिन अपन ने ब्रह्मोस मिसाइल उन्हें सौंपी है, वो 19 अप्रैल 2024 को सौंपी है। कब सौंपी है? 19 अप्रैल 2024 को। और दोस्तों, यह जो अपनी डील हुई है फिलीपींस के साथ, तो $375 मिलियन में यह डील हुई है कि अपने ब्रह्मोस मिसाइल देंगे और ब्रह्मोस मिसाइल के बदले में $375 मिलियन फिलीपींस से लेंगे। और दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला जो देश बन चुका है वो कौन बन चुका है? फिलीपींस बन चुका है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आइए पढ़ लेते हैं। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप 19 अप्रैल 2024 को सौंप दी। कब सौंप दी? 19 अप्रैल 2024 को सौंप दी। और जो डील हुई थी वो जनवरी 2022 में हुई थी, $375 मिलियन में हुई थी। तो ये दोस्तों अपन को ध्यान में रखना है। दोस्तों, बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिस पर अपने व्हीकल होते हैं, बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, इनकी स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा में अपने मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जो मिसाइल होती है उनकी स्पीड जो मापी जाती है वो दोस्तों मैक में मापी जाती है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो कितनी है? 2.8 मैक है। कितनी? 2.8 मैक इसकी स्पीड रहने वाली है। और जो मारक क्षमता है, कहां तक यह मार करेगी? तो यह 290 किलोमीटर तक यह मार कर सकती है। इसमें दोस्तों लॉन्चर है, एक राडार सिस्टम है और एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी इसके अंदर होता है, जहां से इसे
कमांड दी जाती है और कंट्रोल होती है और अपने जो टारगेट बिंदु है उसको भेदने में सक्षम रहती है। ये थी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके बारे में अपन ने जाना और कुछ जान लेते हैं अपने भारत के रक्षा निर्यात के आंकड़ों को, कि भारत ने इस विगत वर्ष में या इस वित्तीय वर्ष में कितने पैसों का, रुपयों का निर्यात किया है। तो दोस्तों बात करें 2023-24 वित्तीय वर्ष में, तो भारत ने 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों को बेचा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, गन्स है, यह सब कुछ है। ये आयुध से रिलेटेड जितना भी है, रक्षा से रिलेटेड जितने भी उपकरण है, उनका निर्यात किया है। तो 21,083 करोड़ रुपए का क्या है, बेचे हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 32.5% अधिक है। तो बात करें 2022-23 में, तो 2022-23 में अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आयुध को बेचा था और इस बार अपन ने 21,083 करोड़ के हथियारों को बेचा है। और भारत दोस्तों 85 देशों को क्या करता है, हथियार निर्यात करता है। कितने देशों को? 85 देशों को क्या करता है, हथियार निर्यात करता है। तो दोस्तों जो आपसे मैंने जानकारी साझा की है, आपको समझ आई है या नहीं आई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी, काफी कमेंट आते हैं कि आप टू द पॉइंट पढ़ाइएगा, काफी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ाइएगा। तो दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है या जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है ये वो पढ़ना है या लाइन टू लाइन अध्ययन करना है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप कहेंगे उसी प्रकार मैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। तो बात करते हैं दोस्तों, अभी तक अपने रिकैप कर लेते हैं। 2 पॉइंट पढ़े हैं, 2 पॉइंट का अध्ययन किया आलोक शुक्ला जी के बारे में। आलोक शुक्ला जी के बारे में रिकैप कर लेते हैं कि आलोक शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ में जंगल बचाए, हंसदेव अरण्य को, उसके लिए इन्हें गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। और भारत ने दोस्तों फिलीपींस को क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, जो $375 मिलियन में अपना एग्रीमेंट हुआ था 2022 में। और पहली खेप है वो 19 अप्रैल 2024 को अपन ने उनको सौंपी है फिलीपींस को। और फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला क्या बन गया है, पहला देश बन गया है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, बड़ी ही चिंताजनक विषय ये अपने लिए कि भारत की आबादी 144 करोड़ हो चुकी है। भारत की आबादी कितनी हो चुकी है, 144 करोड़ हो चुकी है। और भारत सर्वाधिक आबादी वाला क्या बन गया, देश बन गया है। और 2 नंबर पर कौन आ गया है, तो चाइना आ गया है। बात करूं दोस्तों भारत की जनसंख्या की, तो 144 अरब हो चुकी है, करोड़ हो चुकी है। और चीन की तो 142 करोड़ आबादी के साथ दूसरे पायदान पर है। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आने वाले 77 वर्ष होंगे उसमें भारत की आबादी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, ऐसा अनुमानित है। किसके द्वारा, तो दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसका एक अंग है। अपने यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो उसका एक अंग है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यह जनसंख्या को लेकर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और यह रिपोर्ट उसने क्या की, अप्रैल 2024 में जारी की है। उसमें दोस्तों क्या बताया है कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाला क्या बन चुका है, देश बन चुका है, चीन को पिछाड़कर। चीन की आबादी कितनी है, 142 अरब के साथ, और दूसरे पायदान पर है। और भारत 1.44 अरब आबादी के साथ पहले पायदान पर है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में क्या हो जाएगी, तो दोगुना होने का अनुमान है। इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। बात करूं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो भारत में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा कि लगभग पुरुष इतने साल जीते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, अपने जीवन की औसत आयु, जीवन जीने की, तो वो 71 वर्ष बतलाई है। और महिलाओं के लिए 74 वर्ष अनुमानित जीवन प्रत्याशा बतलाई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि क्या, कि भारत की आबादी सर्वाधिक हो चुकी है, भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। ऐसा किसने बतलाया है, तो ऐसा बतलाया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। बात करें ये दोस्तों UNFPA क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक अंग है,
ये जनसंख्या को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, UNFPA। इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद हुआ होगा, अपने को याद करना है हर फैक्ट। दोस्तों बात करें दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ष 2024 में विश्व की कुल जनसंख्या 8,119 मिलियन का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर प्रति महिला का कुल प्रजनन दर जो है वो 2.3 रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 में जन्म पर जीवन प्रत्याशा पुरुषों की 71 वर्ष जबकि महिलाओं की 76 वर्ष होने का अनुमान है। ये क्या है दोस्तों? ये वर्ल्ड लेवल पर जानकारी है, ये बतलाई गई है। अब जानकारी अपने अर्जित करते हैं फोबर्स के बारे में। उससे पहले UNFPA के बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अंग है। इसके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट एंड फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन है वो 1969 से शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों अपने जानकारी अर्जित की UNFPA के बारे में। फोबर्स दोस्तों, फोबर्स क्या है? फोबर्स दोस्तों जिस प्रकार अपने राजस्थान में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और इंडिया लेवल टाइम्स ऑफ इंडिया इस प्रकार न्यूज़पेपर आते हैं, उसी प्रकार की एक अमेरिका की एक पत्रिका है जिसे क्या नाम दिया गया है? फोबर्स नाम दिया गया है। और यह क्या करती है? जो वर्ल्ड के विश्व के सबसे धनी लोग हैं उनकी सूची क्या करती है? जारी करती है। तो इस वर्ष इसने दोस्तों 2,781 अरबपतियों की सूची जारी की है और विगत वर्ष से यह जनसंख्या है वो 141 अधिक है। इस वर्ष 141 अधिक अरबपतियों को इसमें शामिल किया गया है। टोटल कितने अरबपतियों की सूची जारी की है? 2781। दोस्तों इसमें सूची में बताया कि विश्व के सबसे युवा अरबपति हैं वो ब्राजील के 19 वर्षीय लिविया वोइगट हैं। कौन है दोस्तों? लिविया वोइगट हैं। इनकी अनुमानित पूंजी है वो 1.1 बिलियन डॉलर है। कौन है दोस्तों विश्व के सबसे युवा अरबपति? तो ब्राजील की 19 वर्षीय लिविया वोइगट। कौन है दोस्तों? लिविया वोइगट। दोस्तों फोर्ब्स ने अपनी सूची में सर्वाधिक अरबपतियों वाले जो राष्ट्र बताए हैं वो हैं दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने अरबपति हैं? तो 1813 अरबपतियां वो फोर्ब्स की सूची में शामिल हुए हैं। बात करें चीन की, तो चीन के 473 अरबपति को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। और भारत के कितने अरबपतियों को शामिल किया गया है? तो 200 अरबपतियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं वो आपको बताना है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 200 है वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 200 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो आपके साथ मैंने साझा किए हैं। और विश्व के सबसे जो टॉप 10 अरबपति है उनकी सूची भी अपने को बताई गई है। जो प्रथम नंबर पर है वो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट है जो फ्रांस के हैं और जो LVMH से बिलोंग करते हैं। और इनका टोटल जो नेटवर्थ है वो 233 बिलियन डॉलर है। कितनी दोस्तों? 233 बिलियन डॉलर है। और बर्नार्ड अर्नोल्ट क्या है? सबसे रिच पीपल के रूप में फोर्ब्स की सूची में इन्हें अंकित किया गया है। वहीं बात करूं दोस्तों भारत की, तो भारत में जो टॉप 10 में शामिल है वो है मुकेश अंबानी, 9वें पायदान पर है और ये रिलायंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये 116 बिलियन डॉलर के साथ 9वें पायदान पर है और भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और बात करूं दोस्तों भारत के सबसे युवा अरबपति की, तो वो है निखिल कामत। दोस्तों एक कंपनी है जेरोदा, इसके को फाउंडर कौन दोस्तों? निखिल कामत। जो देश के सबसे क्या है? युवा अरबपति हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने आपसे जो जानकारी साझा की है कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट। विश्व के सबसे युवा अरबपति कौन है? तो लिविया वोइगट। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, सभी चिर परिचित हैं। और सबसे युवा व्यक्ति तो वो है निखिल कामत। निखिल कामत, ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों WHO ने अभी हेपेटाइटिस को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें 183 देशों के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है। और अपने लिए कुछ विशेष है नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। दोस्तों
आइए चर्चा करते हैं अपने सिप्री के बारे में। सिप्री क्या है? सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, यह क्या करता है कि वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, कि किस देश के द्वारा कितना जो खर्च है वो अपनी सेना पर किया जा रहा है, उसको लेकर यह रिपोर्ट जारी करती है। तो दोस्तों, सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो सेना पर सर्वाधिक व्यय करते हैं वो अमेरिका करता है 916 बिलियन डॉलर, और चीन 296 डॉलर निवेश के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर रूस 109 बिलियन डॉलर निवेश किया है, और भारत चौथे पायदान पर है। भारत कितने स्थान पर है दोस्तों? चौथे स्थान पर कौन है? भारत है, और भारत ने 81.4 बिलियन डॉलर के साथ भारत चौथे पायदान पर। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो व्यय किया है वो अमेरिका ने किया है, उसके बाद चीन ने किया है, उसके बाद रूस, और चौथा नंबर अपना भारत का है। ये सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है। बात करें दोस्तों प्लास्टिक ओवरशूट डे की, तो प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, प्लास्टिक ओवरशूट डे, इसकी रिपोर्ट 11 अप्रैल 2024 को जारी की गई। ओवरशूट डे क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार दोस्त अपने को प्रकृति द्वारा जो भी रिसोर्स उपलब्ध होते हैं, जिस प्रकार आप एग्जाम्पल से समझिएगा, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अपने पास कोई वस्तु है, उसका दोहन अपने को इस पूरे साल में करना है, लेकिन उसका क्या करते हैं, अपने 31 दिसंबर से पहले ही कर देते हैं। और जब प्रकृति द्वारा कोई भी अपने को वस्तु प्रोवाइड की गई है, उसे अपने 31 दिसंबर तक चलाना होता है, लेकिन उसे पहले ही उसका अत्यधिक दोहन किया जाता है और वह खत्म हो जाती है। जिस दिन वह खत्म हो जाती है उसे ओवरशूट डे के रूप में बनाया जाता है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे अभी की रिपोर्ट आई है 11 अप्रैल को, यह दोस्तों जारी हुई प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट। और इसमें बताया है कि वर्ष 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष दुनिया में 22 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पादन हुआ, जिसमें 7 करोड़ टन अत्यंत पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। बेल्जियम दुनिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का शीर्ष उत्पादक देश है, जो लगभग दोस्तों 147.7 किलोग्राम, मान लीजिएगा 150 किलोग्राम, यानी 150 किलोग्राम, 1.5 क्विंटल प्रति व्यक्ति क्या करता है, प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। वही क्या करता है दोस्तों, भारत 8 केजी करता है टोटल, प्रति व्यक्ति 8 केजी प्लास्टिक उत्पादक करता है। और वह भारत क्या कर बिल्कुल कम अपशिष्ट को लेकर प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन 8 किलोग्राम कम होने के कारण भारत को कम अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को कम प्रदूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक का कम यूज कर रहे हैं, और भी अपने को कम करना चाहिए ताकि अपना पर्यावरण क्या रहे, स्वच्छ रहे, और अपने भी अच्छे तरीके से जीवन यापन करें। ओमान प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कुप्रबंधन वाले प्लास्टिक कचरे वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कुप्रबंधन के वाले में बात होगी दोस्तों कुप्रबंधन की, यानी अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित रूप से उसका यूज नहीं किया जाता, अत्यधिक कुप्रबंधन के रूप में, तो ओमान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का उत्पादन के मामले में बेल्जियम पहले स्थान पर है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट जो जारी की है। बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से आएगा, जो विशेष है, भारत को मिला म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों ईरान का एक बंदरगाह था चाबहार, उसके कुल 4 पोर्ट थे, उसमें से 2 का संचालन क्या कर रहा था, भारत कर रहा था। लेकिन जो म्यांमार का सितवे बंदरगाह है, सितवे एयरपोर्ट है, सितवे बंदरगाह है, उस पर टोटली अधिकार किसका हो गया है, भारत को संचालन का अधिकार मिल गया है। ये किसने बताया, इंडिया पोर्ट्स ऑफ ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, कि म्यांमार ने बोला ये हमारा पोर्ट है, इसे आप संभालिएगा, आप यहां से संचालन कर सकते हैं। तो भारत को उसके पड़ोसी देश म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संपूर्ण संचालन का अधिकार मिल गया है। विदेश मंत्रालय ने भारत के
रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह को पूरे संचालन को संभालने को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ये देखिएगा दोस्तों, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले दोस्तों जो ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, वहां से भी भारत क्या करता था, उसे कंट्रोल करता था। वहां से संचालन जो करता है वो कौन करता है, तो भारत करता है। ईरान से आयात निर्यात के लिए जो चाबहार बंदरगाह है उसका कंट्रोल किसके हाथ में, तो भारत के हाथ में। अब जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह बन गया जिस पर अधिकार भारत का है वो कौन बन गया दोस्तों, तो वो कौन सा बन गया है, तो म्यांमार का सितवे बंदरगाह। म्यांमार का सितवे बंदरगाह, म्यांमार के सितवे बंदरगाह से क्या कर सकते हैं, अपने आयात निर्यात कर सकते हैं। वहां पर टोटली अधिकार किसका है, तो भारत का है। म्यांमार के राखीन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना का लक्ष्य है इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता की पूरी भारतीय बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जोड़ना है। यह प्रोजेक्ट सितवे बंदरगाह को कलादान नदी जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेतवा और फिर सड़क मार्ग के माध्यम से मिजोरम के जोरनपुर से जोड़ेगा। सितवे पोर्ट राखीन राज्य की राजधानी सितवे में भारत की मदद से 2016 में बनना शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन वर्ष 2023 में किया गया है। तो अभी दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करते हैं अपने मैप के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, जो अपना पहला बंदरगाह था वो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, ठीक है। जैसे चीन ने अपना जो जलीय मार्ग को विकसित करने के लिए क्या है, यह चीन है। चीन ने क्या किया है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर अपना संचालन किया था। उसी प्रकार जलमार्ग से आयात निर्यात करने के लिए चाबहार पोर्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत ने ईरान की सहायता की। ये ईरान है, ईरान का कौन सा बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट है। और चाबहार पोर्ट का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहां से समुद्री व्यापार आसानी से किया जा सके और वहीं बंगाल की खाड़ी में भी अपना क्या उसके जलीय मार्ग बन सके। तो पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ म्यांमार तक क्या किया गया है, जलमार्ग बनाया गया है। और म्यांमार में यहाँ क्या है, सितवे बंदरगाह है। तो ईरान का चाबहार बंदरगाह था वो अपने भारत का पहला बंदरगाह था जिस पर विदेशी बंदरगाह पर भारत संचालन कर रहा था। लेकिन इसके 4 भाग है, चाबहार पोर्ट क्या है, 4 भागों में डिवाइडेशन है। इसके 2 ही भागों पर क्या था, भारत संचालन कर रहा था, 2 पोर्ट्स पर ही। लेकिन जो सितवे बंदरगाह है उसकी एक खासियत है कि सितवे बंदरगाह पर अपने टोटली भारत का अधिकार है और भारत ही उसका संचालन करेगा। आइए सितवे बंदरगाह के बारे में अपने टोटल जानकारी अर्जित करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना कालादान जो प्रोजेक्ट है, कालादान नदी से जो सितवे बंदरगाह बनाया गया ये कोलकाता है। कोलकाता में हुगली नदी है, वहां से कोलकाता में इस जलमार्ग के माध्यम से 539 किलोमीटर का यह जलीय मार्ग रहने वाला है। ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर सितवे म्यांमार का सितवे बंदरगाह, ये देखिएगा यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो सितवे बंदरगाह है। सितवे बंदरगाह पर पूरा संचालन कौन करेगा, रख रखाव करेगा, सब कुछ क्या करेगा, कौन करेगा, तो इंडिया करेगा। कौन करेगा, इंडिया करेगा। और यहाँ से इस सितवे पोर्ट से 158 किलोमीटर की दूरी पर पलेतवा है। और पलेतवा से एक हाईवे जाता है जो जोरिनपुर से होकर यह ऐजवाल तक जाएगा। कहां तक, ऐजवाल तक जाएगा। उसके बाद में ये स्थल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। इस प्रकार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से अपने क्या कर सकें, आसानी से म्यांमार के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, आयात निर्यात किया जा सकता है। तो पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो सितवे बंदरगाह बन गया है जिस पर टोटली अधिकार किसका हो गया है, संचालन का अधिकार तो भारत को मिला है। ये दोस्तों अपने जानकारी अर्जित कर सकते हैं सितवे बंदर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत। सितवे बंदरगाह पर पूर्णतः भारत का अधिकार हो गया है। बात करें दोस्तों नए फैक्ट की,
तो विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस शीर्ष पर है और ये अपने को ध्यान में रखना है। जो क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स है, जिस प्रकार फोन कॉल से, ओटीपी से अपने अकाउंट को डिटेक्ट कर लिया जाता है, अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या साइबर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्राइम्स आजकल फैले हुए हैं, तो उनको लेकर जो रूस है वो क्या है, प्रथम पायदान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई है। इसको लेकर दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस और जापान के मध्य पहली त्रिपक्षीय बैठक व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में 11 अप्रैल 2024 को हुई। इस शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भाग लिया। यह त्रिपक्षीय सम्मेलन चीन के साथ फिलीपींस और जापान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि को लेकर आयोजित किया गया। जापान और फिलीपींस दोनों को चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है, भूमि को लेकर विवाद है। जापान का पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह है और फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में थॉमस सोल को लेकर, यह द्वितीय थॉमस सोल है, उस थॉमस सोल को लेकर चीन के साथ विवाद है। कि जापान का तो दोस्तों एक सेनकाकू द्वीप समूह है, उसको लेकर जापान कहता है कि सेनकाकू द्वीप समूह है वो क्या है, हमारा है। और फिलीपींस कहता है कि दक्षिणी जो चीन सागर में है वो थॉमस सोल है, जो फिलीपींस का एक क्षेत्र है, द्वीप समूह क्षेत्र है जो फिलीपींस के अंतर्गत है, तो थॉमस सोल वो हमारा है। लेकिन जापान का जो सेनकाकू द्वीप समूह है वो कहता, चीन कहता है ये हमारा अधिकार है और थॉमस सोल पर हमारा अधिकार है। इस प्रकार जापान और फिलीपींस दोनों एक साइड है और चीन एक साइड है। इस क्षेत्र को लेकर यह विवाद है और अभी इस क्षेत्र को लेकर अमेरिका, जापान और फिलीपींस के मध्य त्रिपक्षीय बैठक हुई। और इस बैठक का क्या नतीजा निकला, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलीपींस में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए $1280 लाख देने की कांग्रेस से अनुशंसा की है और जो बाइडेन ने फिलीपींस के आर्थिक गलियारा शुरू करने की भी घोषणा की है। शिखर सम्मेलन से पहले फिलीपींस, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सेनाओं ने 7 अप्रैल 2024 को एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया था। यह समुद्री अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित किया गया। सेनकाकू द्वीप और दूसरा थॉमस सेल एक द्वीप में उसका नाम है। दोनों दक्षिणी चीन सागर के भीतर स्थित है, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो चीन कहता है ये मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन फिलीपींस कहता है ये मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है और सेनकाकू द्वीप समूह के लिए जापान कहता है कि मेरे अंडर आता है और संभावित रूप से तेल और गैस के भी यहाँ पर समृद्ध भंडार है, इसके लेकर विवाद है। आइए एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। ये देखिए मेरे प्रिय साथियों, इधर ये चाइना है, क्या है दोस्तों, चाइना है और जापान है और फिलीपींस है। जापान का यहाँ पे द्वीप है सेनकाकू द्वीप समूह है और इधर जो जापान का है सेनकाकू और फिलीपींस का है वो है सेकंड थॉमस शेल, ये सेकंड थॉमस शेल एरिया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर गैस को लेकर, तेल को लेकर ये विपुल भंडार है। तो चाइना कहता है इस पर मेरा अधिकार है और जापान कहता है सेनकाकू द्वीप पर मेरा अधिकार है और फिलीपींस दावा करता है कि थॉमस शेल पर मेरा अधिकार है। लेकिन चाइना कहता है इन दोनों पर मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार यह विवादित एरिया है और इस क्षेत्र को लेकर इनमें विवाद है और इसको सुलझाने के लिए इन अमेरिका, जापान और फिलीपींस के मध्य क्या हुआ है, अभी त्रिपक्षीय बैठक हुई है। रोमानिया में किया गया विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का परीक्षण। दोस्तों रोमानिया ने क्या किया, विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का प्रकाश उत्सर्जन कर सफलतापूर्वक इसे विकसित की है। सूर्य से अधिक ताप इन्होंने क्या किया है, बनाया है कि इसके द्वारा सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का 10वां हिस्सा जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है के बराबर लेजर प्रकाश उत्सर्जन किया है। कि सूरज का 10वां हिस्सा जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसके बराबर लेजर प्रकाश उत्सर्जन किसके द्वारा किया गया है, रोमानिया के द्वारा किया गया है। इसे रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों प्रकृति के साथ पंगे ले रहे हैं और प्रकृति के साथ अगर पंगे लेंगे तो इसका नतीजा कुछ अलग ही होगा। दोस्तों एक लेसेंट जर्नल, एक पत्रिका है लेसेंट,
जिस पर अपने फोबर्स एक पत्रिका है, उसी प्रकार लेसेंट पत्रिका है, उसने वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी है, ऐसा होने का उसने अनुमान बताया है। तो लेसेंट ने अब क्या बताया कि लेसेंट ने बताया है कि प्रति व्यक्ति 6.2 वर्ष से सभी की जीवन प्रत्याशा क्या है, बढ़ी है। भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा का प्रोत्साहन पर सहमत। भारत और नेपाल दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों एक MOU हुआ है, किसको लेकर? संस्कृत, जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसको लेकर अनुसंधान किया जाए और उसके शिक्षा को भी क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। अब संस्कृत है जो सबसे कठिन लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है, तो उस पर अनुसंधान किया जाए और ताकि उससे शिक्षा के क्षेत्र में सभी रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन कर सके, उसको बढ़ावा मिले, ताकि अपने जो पुरानी समृद्ध भाषा है संस्कृत वह जीवित रह सके, उसको लेकर यह अभी कदम उठाया गया है। और उसके लेकर भारत और नेपाल के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। भारत और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने में सहमत हुए हैं। तो ये इनके मध्य एक समझौता हुआ है। एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट अभी जारी की है। इसमें क्या बताया दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि मौसम को लेकर इन्होंने अनुमान बताया कि कितनी क्लाइमेट कहाँ पर आई है, आपदा कहाँ पर आई है, तूफान ज्यादा कहाँ आए हैं, तो ऐसे लेकर इन्होंने अपनी जलवायु को रिपोर्ट जारी की है, जो कुछ विशेष है नहीं, ये देख लीजिए। 79 जिलों से संबंधित आपदाएं इसमें देखी गई है। 80% से अधिक बाढ़ और तूफान आई है। और ऐसे ही कोई प्रश्न आते नहीं है परीक्षाओं में कि 80% तूफान है, 90% तूफान आए हैं, आंधी घटाई है, ये सब प्रश्न कौन नहीं आया है। लेकिन तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। लेकिन अगर ऐसे आपको करना है, टू द लाइन ही चलना है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए, मैं आपको टू द लाइन ही पढ़ा दूंगा। अगर आपको पढ़ना है कि टू द फैक्ट पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़े, जो अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को पढ़ें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। म्यांमार में अराकान पर्वत और मेकांग नदी के निचले इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है, तो ऐसे अपने से नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, टू द पॉइंट अपने चर्चा कर रहे हैं। टाइम ने जारी की विश्व के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची जारी। वर्ल्ड के सबसे 100 जो इफेक्टिव है पीपल, उनकी सूची जारी की गई है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की, जो 17 अप्रैल 2024 को जारी की गई। कब अप्रैल जारी की गई है? तो 17 अप्रैल 2024 को जारी की गई है, जिसमें 15 आर्टिस्ट, 15 टाइटन्स, 16 आइकन्स, 24 लीडर्स, 15 इनोवेटर्स और 15 पॉइनियर्स शामिल किए गए हैं। तो विशेष मुद्दे पर आते हैं। अपने मुद्दे की बात क्या है, इस सूची में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो उस टॉप 100 में एक तो अभिनेत्री आलिया भट्ट, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, और रेसलर कौन? साक्षी मलिक को इसमें शामिल किया गया। ये अपने को दो नाम ध्यान में रखने हैं कि टाइम मैगजीन में विश्व के 100 प्रतिभाशाली लोगों में से भारत के किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अभिनेत्री आलिया भट्ट और रेसलर साक्षी मलिक। और भारतीय मूल की कई हस्तियां हैं जो इसमें शामिल हुई है। जो भारतीय मूल की है, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नंडेला, एक्टर डायरेक्टर देव पटेल, और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यक्रम कार्यालय के जिगर शाह, और येल विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान के भौतिकी के प्रोफेसर प्रियमदा नटराजन और रेस्तरां मालिक असमा खान को इसमें शामिल किया गया। लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। अगर ऐसे पूछे कि सूची में स्थान पाने वाले भारतीय ये 2 ही हैं, तो ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। आपको आलिया भट्ट और साक्षी मलिक के बारे में ध्यान में रखना है। दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS क्या है? तो ये QS है दोस्तों, वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर, उनके रिकॉर्ड के आधार पर क्या करती है? रैंकिंग जारी करती है। तो अभी इसका 14वां संस्करण था, जो क्वारेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया 10 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों, अलग अलग संकाय में, यानी अलग अलग संकाय में अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने स्थान हासिल किया है। तो बात करूं अगर दोस्तों आर्ट्स की, कला एवं मानवता में, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है, कैम्ब्रिज दूसरे स्थान पर रही है। इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर रही है, और स्टैनफोर्ड सेकंड स्थान पर रही है। बात करें जीवन विज्ञान और चिकित्सा की, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है, ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर रही है।
बात करें प्राकृतिक विज्ञान की तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, सभी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर है, बस आप एक ही याद रखना, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में पहले स्थान पर कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, ये क्या है? पहले स्थान पर। बाकी में कोई भी यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको करना है। बात करें दोस्तों भारतीय संस्थानों की रैंकिंग, कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान अर्जित किया है, तो रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है, तो वह विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो 20वें स्थान पर है। इसमें कुल 424 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था। भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हुई है? तो 69, 69 यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल की गई है। और जिसमें सर्वोच्च रैंक पाने वाला कौन सा? जेएनयू है, जो विश्व अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 20वें पायदान पर है। बात करें श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंसेज दत्त चिकित्सा चेन्नई की, तो यह यूनिवर्सिटी 24वें स्थान पर लेकर वर्ल्ड पर 24वें स्थान पर है और भारत में दूसरे स्थान पर इसने अपनी स्थान पाया है। तो इस प्रकार क्यूएस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में आईआईएम अहमदाबाद की 22वीं रैंकिंग आई है और इसका पहले जो पिछले वर्ष की बात करें तो 53वां स्थान, इस वर्ष 32वें स्थान पर 22वें स्थान पर आई है। तो ये है दोस्तों अपने जाना। अब बात करें इंटरनेशनल न्यूज इंस्टीट्यूट की, विक्टर्स एज। दोस्तों पृथ्वी के बाहर संभावित अंतरिक्ष युद्ध की आकांक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की स्पेस सैन्य शाखा शीघ्र ही पहली बार पृथ्वी कक्षा में युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रही है। जो पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी के बाहर जाकर पृथ्वी की कक्षा में जो अंतरिक्ष युद्ध को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कौन? अमेरिकी सेना, और उसके क्या नाम दिया गया? विक्टर्स हेज नाम दिया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अमेरिका के जो पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष युद्ध को लेकर जो घोषणा की गई है तो वह उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे विक्टर्स हेज नाम दिया गया। ग्रीन इस्लाम, ये अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों इंडोनेशिया ने। क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है कि पेड़ों को धर्म के साथ जोड़ा है। किसके साथ? पेड़ों को धर्म के साथ जोड़ा है ताकि पर्यावरण क्या रहे? अच्छे तरीके से रहे, पर्यावरण का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रहे। इसको लेकर इन्होंने क्या कर दिया? धर्म से जोड़ दिया है ताकि पेड़ों को क्या होगी? और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे और पर्यावरण और अच्छा स्वच्छ और अच्छा होगा। विश्व के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता और बीड़ा उठाते हुए ग्रीन इस्लाम नाम से नई मुहिम शुरू की है। क्या है ग्रीन इस्लाम? इस मुहिम की शुरुआत जकार्ता स्थित इस्तिकलाल मस्जिद के शाही इमाम नसरुद्दीन उमर द्वारा शुरू की गई है। पर्यावरण को धर्म से जोड़कर शुरू की गई इस मुहिम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा रोजाना नमाज की तरह पेड़ लगाने की आदत बनाने के लिए प्रेरित किया गया है कि आप नमाज जब नमाज पढ़ोगे, जैसे रोजाना नमाज पढ़ते हैं तो रोजाना एक पेड़ भी लगाना है। तो इस प्रकार यह मुहिम शुरू की गई है। शाही इमाम नसरुद्दीन उमर ने दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को पूरी तरह से सौर पैनल ने लैस कर ग्रीन मस्जिद में बदल दिया है। पेड़ ही पेड़ लगा दिए गए हैं। तो ये दोस्तों मुहिम इंडोनेशिया के ने यह स्टार्ट किया कि जितनी बार नमाज पढ़ेंगे उतनी बार एक पेड़ डेली लगाना है। मैन 5CV वैक्सीन, यह दोस्तों एक वैक्सीन विकसित की गई है नाइजीरिया के द्वारा। क्या है? मेनिंजाइटिस रोग के विरुद्ध। ये मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार अपने मस्तिष्क में की जो दिमाग की हड्डियों में सूजन आ जाती है, रीढ़ की हड्डियों की चारों तरफ सूजन आ जाती है, उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए मैन 5CV क्या की है कि दवाई लॉन्च की है। किसने? नाइजीरिया ने। तो ये और इस वैक्सीन को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा विकसित पोषित किया गया है, यानी आर्थिक रूप से इसे किसके द्वारा सहायता दी गई है? तो गावी के द्वारा इसे आर्थिक रूप से सहायता दी गई है। डेटा बेस्ड जनगणना, तो दोस्तों ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड क्या करने वाला है? डेटा बेस्ड जनगणना करने वाला है कि दोस्तों जो ऑफिसों में, कार्यालयों में जो अपने डाटा है उनका उपयोग करेगा और डाटा का आंकलन डोर टू डोर न जाकर सीधे ऑफिस के रिकॉर्डों से क्या कर देगा? वहां पर जनगणना कर देगा। इस पर देश में इस प्रकार की जनगणना वर्ष 2028 में की जाएगी। डेटाबेस जनगणना से डोर टू डोर सर्वे नहीं होगा, बल्कि विभिन्न सरकारी संस्थानों, टैक्स डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग आदि से आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
वहीं से आंकड़े लेकर जनसंख्या का आकलन कर दिया जाएगा। यह न्यूजीलैंड करने वाला है। भारतीय सेना के प्रमुख ने किया उज्बेकिस्तान में आईटी लैब का उद्घाटन। तो भारतीय सेना के प्रमुख ने क्या किया दोस्तों, उज्बेकिस्तान में आईटी लैब का उद्घाटन किया है। 15P प्रोन्स ब्रुक्स, ये एक धूमकेतु है, एक धूमकेतु तारा है जो दोस्तों 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के अपने निकटतम बिंदु पर पहुंचा और उस समय सूर्य से 74.4 मिलियन दूर पर था। उस समय इसकी चमक सर्वाधिक थी। तो ये दोस्तों, यह धूमकेतु 21 अप्रैल 2024 को क्या था, सूर्य के सबसे नजदीक था। इसके बारे में अपन जानकारी अर्जित करते हैं। धूमकेतु 12B प्रोन्स ब्रुक्स नाम से जाने वाला यह ब्रह्मांडीय हेलस्टोन 71 वर्षों में केवल एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। उसे एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में 71 वर्ष का इसे समय लगता है। यह विशेष पिंड एक क्रैनवेल वोल्केनो है जो फूटता है तो बड़ी मात्रा में गैस और बर्फ जमा हो जाती है और जमे हुए कोक को कैन की तरह जल जाते हैं। यह क्या है, ज्वालामुखी की तरह एक धूमकेतु है दोस्तों। ये जब ये फूटता है तो इसमें बड़ी मात्रा में गैस और बर्फ निकलती है और बाद में यह जम जाती है। तो ये धूमकेतु है जो 21 अप्रैल को सूर्य के सबसे नजदीक आया था और इसके कई नाम है, जैसे मदर ऑफ ड्रैगन, शैतानी धूमकेतु, मिलेनियम फॉल्कन भी इसे कहा जाता है। बात करें दोस्तों KSTAR की, तो दक्षिणी कोरियाई वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकाम एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस में परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐसा कुछ कोई खास इसमें है नहीं। वैज्ञानिकों ने यहाँ दिसंबर 2023 में फरवरी 2024 के बीच परीक्षणों के दौरान 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन सेल्सियस का प्लाज्मा उत्पन्न किया। इससे पिछला रिकॉर्ड 2021 में बनाया था जो केवल 30 सेकंड के लिए था और 2026 में ये क्या करेंगे, 300 सेकंड के लिए प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का लक्ष्य किया है। तो ये ऐसा कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों, जो आज के इस सेशन में विशेष है, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि आप रखेंगे। एक तो टाइम की सूची में जो टॉप 100 प्रभावशाली लोग हैं उनमें भारत के कौन कौन शामिल हैं, तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। और बात करें दोस्तों सेतुवे बंदरगाह की, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्ट आपको सेतुवे बंदरगाह के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 2 फैक्ट हुए और इसमें जो जानकारी अर्जित करनी है वो तीसरा जनगणना को लेकर। ठीक है, और फोर्ब्स की सूची को जारी, अपने 4 फैक्ट हैं। फोर्ब्स में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है और विश्व का सबसे युवा अरबपति कौन है और भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, सभी जानते हैं, और भारत का सबसे युवा। ये 4 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और बात करूं दोस्तों कि जनसंख्या को लेकर, तो भारत सबसे घना आबादी वाला देश बन चुका है और फिलीपींस को क्या ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है, और आलोक शुक्ला जी के बारे में। कुल 4 इफेक्ट अपने को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन से ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट सेशन में अपने मिलने वाले हैं राष्ट्रीय प्रदर्शन के साथ और अध्ययन करेंगे अपने राष्ट्रीय प्रदर्शन के बारे में बड़े रोचक तरीके से। जय हिंद, जय भारत।